नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहाड़ जो देखने में आपको बेहद खूबसूरत लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए इन पहाड़ों पर रहने वालों की जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि यहां हर मौसम एक चुनौती है। और बीते दिनों भी देवभूमि उत्तराखंड ने ऐसा ही भयावह मंजर देखा है। इस मंजर को जिसने भी देखा सहम गया। राजनेताओं के दौरे हुए और चल भी रहे हैं, और चल रही है सियासत भी। तो आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि बारिश है, बर्बादी है और सियासत भी है। तो बारिश और बर्बादी का दौर सूबे में बदस्तूर जारी है। इस बीच सियासतदानों का दौरा चल रहा है, दौरे पर सियासत भी चल रही है। पहाड़ में हमेशा ही पहाड़ियत, उत्तराखंडियत हमेशा से ही एक एजेंडा रहा है, लेकिन पहाड़ की आपदा कभी एजेंडे में शामिल नहीं हो पाई। तो सवाल आज यही होगा और इन्हीं परतों को खंगालने की और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हमारे साथ इस चर्चा को अहम बनाने के लिए विनय गोयल जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं आप। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन प्रशाली जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लखपत बुटोला जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। और एसके सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और विशेष जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से होगी। विनय गोयल जी हमारे साथ में। विनय जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, प्रवक्ताओं में आपकी गिनती होती है, प्रबुद्ध भी हैं आप। सवाल सीधा यही है, विपक्ष भी आपको इसी मुद्दे पर घेर रहा है। अमित शाह आए और सभी टकटकी लगाए उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। नहीं पूजा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मुझे लगता है कि मुझे ये इको हो रही है आवाज में। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं। मैं मेरी टीम से कह रही हूं कि आपसे एक बार संपर्क करें। नवीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए। नवीन जी, अजय कोठियाल जी का नाम जब मुख्यमंत्री के लिए वो फेस बना दिए गए, उस दौरान आपने आपदाओं का जिक्र किया कि किस तरीके से पेस्ट कंट्रोलिंग की गई, डैमेज कंट्रोल किया अजय कोठियाल जी ने। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आम आदमी पार्टी नदारद नजर आ रही है। ये जब आपदा आई, सूबा इस समय हलकान है, आप हैं कहां पर? मैं अभी कल आपकी बाइट सुन रही थी, आप रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये उचित है, उचित समय है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपदा आई तो हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ट्वीट भी किया और हमें यहाँ से एक मीटिंग के जरिए ये निर्देशित किया कि हमें सभी लोगों को इस वक्त तत्काल प्रभाव से आपदा पीड़ितों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। तो हमारे सारे कार्यकर्ता, आप अगर देखेंगे बहुत सारे पिक्चर्स शायद हो सकता है आपके पास ना पहुंचे हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर उन लोगों को राहत देने के लिए पहुंचे, चाहे वो भीमताल का एरिया हो, चाहे वो नैनीताल जिले में हो, कहीं भी उधम सिंह नगर में हो, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हमने जो अपना अभियान था उसको भी स्थगित किया और जो कार्य चल रहा था उसको काफी ढील दी। उसके बावजूद इन सब चीजों पर हमें करना है, लेकिन साथ ही साथ हम एक विपक्ष के नाते जो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई सियासत कर रही है। हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आपदा है, इसका पूर्वानुमान लगाया गया था, तो इसका अध्ययन इस दृष्टिकोण से करना बहुत जरूरी है कि क्या इतना हाई अलर्ट एडवांस में होने के बावजूद सरकारी तंत्र उस हिसाब से काम कर पाया, सरकारी मशीनरी काम कर पाई, इसका अध्ययन भी होना चाहिए। और उसके बाद जो घोषणा सरकार ने की, हमने उसका स्वागत किया कि आप। नवीन जी, मेरे ख्याल में आप सवाल नहीं समझ पाए। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ विपक्ष आपने क्या किया? हमेशा से अजय कोठियाल बात करते रहे कि आपदा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं पाती हूँ ग्राउंड जीरो पर जितना उनको होना चाहिए था, जितनी अपेक्षा की जा रही थी। मेरे ख्याल में सूबे के लोग भी, जो आपके मतदाता हैं, जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपको वोट देंगे, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ग्राउंड पर उतरते, उनके लिए मदद करते, मदद के हाथ को आगे बढ़ाते, पर वो नजर नहीं आया है। नहीं, मैंने वही कहा कि हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कर्नल कोठियाल जी लगातार उनके संपर्क में हैं। हम हर संभव, चाहे मेडिसिन हो चाहे राशन हो, उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन मुआवजा देना हमारा काम नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम सरकार को लगातार कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। जो 64 लोग जिनकी जान गई है, उन मृतकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार कह रही है हमारे पास केवल 250 करोड़ रुपया आपदा
फंड में है, तो हमने कहा 3 करोड़ का मुआवजा होता है, आप उसको रिलीज क्यों नहीं करते? आप किसानों की जो फसल बर्बाद है उस फसल का आकलन करके किसानों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अगली फसल किसान कैसे खड़ी करेगा? जिनके मकान ढह गए उनका क्या होगा? जो रोड पर आ गए लोग, उनको कैसे राहत पहुंचेगी? तो सरकार का काम है ना, सरकारी तंत्र करेगा। एक विपक्ष होने के नाते जितना हम धरातल पर कर सकते हैं और सरकार पर जितना प्रेशर बना सकते हैं ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागरी का नाम नहीं ले रही है। सरकार का पक्ष आपने उठाया है तो विनय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। विनय जी, पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद नवीन पिरशाली जी के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। हाँ, जरा सवाल रिपीट कर देंगे। सवाल मेरा यही है कि बहुत उम्मीदों से सूबे की जनता देख रही थी, जब जिस समय में जिस दौर में त्रस्त थी, अमित शाह आए और उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी, और इसी को लेकर के विपक्ष भी आपको लगातार घेरता नजर आ रहा है। हालांकि अब 5 सदस्यीय टीम है जो ग्राउंड जीरो पर जो है लगातार दौरे भी कर रही है और निरीक्षण कर रही है, लेकिन उस दौरान क्यों नहीं, कोई घोषणा क्यों नहीं? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं वो निश्चित रूप से उनका जो काम है वो कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाना, हमारे काम में कमी निकालना, मीन में निकालना, और अब जो भी हमारे काम, हमारे सरकार, हमारा संगठन बड़ा काम कर रहा है उसको छोटा करके दिखाना, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो करें। भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार है चाहे संगठन है, पूरी शिद्दत के साथ डे 1 से ग्राउंड जीरो पर सहायता करने में लगा हुआ है, और जिस प्रकार से सहायता की गई है वो पूरा प्रदेश देख भी रहा है, उसे महसूस भी कर रहा है। और जहां तक अमित शाह जी के दौरे का सवाल है, वो आए हैं, उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया है और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लेकिन भाषा में किसी तरीके की सेंसिटिविटी तो दिखनी चाहिए थी ना गोयल जी, भाषा में किसी तरीके की सेंसिटिविटी तो नजर आनी चाहिए थी। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या दे रहे हैं आप देवभूमि को, उन्होंने कहा कि अरे 250 करोड़ का तो बजट हम पहले ही दे चुके हैं, हम क्या देंगे, आपदा प्रबंधन के लिए बजट हमने दे रखा है। हालांकि जब ये बाद में मामला बढ़ता देखा तो उसके बाद जो भी उन्होंने किया। नहीं पूजा जी, देखिए, मैं आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि हमारा प्रदेश में इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए पहले से ही 250 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन में देके रखे हैं। वो कोई उन्होंने गलत बात नहीं कही, उन्होंने केवल उसकी जानकारी दी। और ये प्रारंभिक जो व्यय होता है या जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं होती हैं वो उससे हो जाती हैं, और जो बाकी सबका आकलन किया गया है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जा रही है, और उसके निश्चित रूप से जो भी उसके लिए करने की आवश्यकता होगी, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए कुछ भी करने में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है, उम्मीद से ज्यादा करके दिया है और आगे भी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत भी है आपका, और सीधा सवाल भी कि ये समय क्या वाकई सियासत के लिए मुनासिब है क्या? पूजा जी, पूरा तो से लेकर हमारा आदमी लगातार है, जिन लोगों ने अपने जो इस दुख दर्द की घड़ी में जिन लोगों को सहारे की जरूरत है, कांग्रेस लगातार सहारा दे रहा है। क्या सरकार से ये पूछना गुनाह है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 7,000 करोड़ का पैकेज आए और 7 रुपया नहीं दिया है? ये गोयल साहब बताए ना कि मुख्यमंत्री क्यों कह रहे कि 7,000 करोड़ का पैकेज आए। यदि आप केवल यहाँ पे आके भ्रमण करके चले जाते हैं और सरकारी जहाज में घूम के और केवल तेल फूके यहाँ का दुख दर्द का मजाक उड़ा के चले जाते हैं, तो क्या पूछा नहीं जाएगी? राजनीति है। हम ये पूछेंगे कि मरे हुए लोगों, जिनके परिवार, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए आप क्या कर रही है? राजनीति है क्या? यदि हमारे माननीय हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी, प्रीतम जी और गणेश गोदयाल जी जा करके मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्रियों से, जो जीते हुए जिन लोगों ने आप पे इतना बड़ा जनादेश दिया था, ये जनादेश इसलिए तो नहीं दिया था कि आप 3 मुख्यमंत्री बदले, ये जनादेश तो इसलिए दिया था ना कि आप प्रदेश के लिए क्या करेंगे। आप कह रहे मोदी जी ने बहुत किया, 17 बार मोदी जी उत्तराखंड के आए, 17 बार में 17 रुपया दिया उत्तराखंड को 8 साल में, ये बताने का आप काम कीजिए। हमने एसडीआरएफ के गठन किया, कांग्रेस सरकार ने गठन किया एसडीआरएफ का, गोयल साहब, और हम आपदा पर संजीदे थे और इसी वजह से इस एसडीआरएफ का गठन किया। जो आज आपने एसडीआरएफ का गठन कर लिया, लेकिन जिस राष्ट्रीय आपदा शोध संस्थान की बात हो रही है उसकी मांग लगातार बीजेपी के ही नेता उठाते रहे हैं। आपके लोगों ने क्यों नहीं उठाई ये मांग? क्यों नहीं इसकी दिशा में कोई कदम उठाया? क्यों नहीं शोध किया गया? मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपसे कैसा, मैं चमोली पंचायत का रहने वाला हूँ। फरवरी मार्च में रेणी के अंदर 18 तारीख को बड़ी घटना हुई थी। आप जानते कुछ समय कितनी आई थी, उसके अंदर आज तक वहां पे ये लोग
4 दिन फोटो खिंचा के आए, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पाए वहां पे, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाए, वो लोग सड़कों पे रहने का काम करें, लगातार हम लोग मदद करने का काम करें। सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति केवल विधायक खरीदने और पार्टी तोड़ने के लिए। जिस तरह से ये उत्तराखंड के अंदर आज की डेट में 57 का बहुमत होने के बाद भी विधायक को खरीदने का विनय जी आपका काउंटर है। हमारे सुन लीजिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं 70 मोटरसाइकिल परसों बांट रहे हैं आप, इस आपदा में आप सुन लीजिए, बांटने का काम लखपत जी कर सुन रहे हैं। लीजिए, और लेकिन इन गरीबों को करें गोयल साहब, लखपत जी सुन लीजिए, सुन लीजिए लखपत जी सुन लीजिए। मेरा कहना, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जो ये काम क्यों खरीदी गई, बैठ के कर रहे ये हैं, बताएं आप। यही इनकी असली भूमिका है। और यही केवल और केवल बात को छोटा करना, बात में मीट निकालना, कमियां निकालना, जो कुछ कर दिया गया है उसको बहुत छोटा करके दिखाना, मेरे आरोप अपने आप में प्रमाणित हो रहे हैं। 7,000 करोड़ का बजट मांग रहे थे, कह रहे थे आपदा में 7,000 करोड़ रुपया, उसका जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं दिया उन्होंने? अमित शाह जी आए किस लिए आखिर दिया? इस पे तो आप जवाब देंगे, क्यों आए थे अमित शाह जी? ये बताए क्यों दिया इसीलिए करके? नकारात्मक राजनीति लगातार करते हैं, और नकारात्मक राजनीति के कारण से इनकी ग्रोथ भी नकारात्मक इसीलिए हो रही है क्योंकि इनके पास सकारात्मक कुछ करने के लिए नहीं है, कहने के लिए नहीं है, केवल और केवल आरोप लगाना और काम में कमियां निकालना। और मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस ने कुछ किया है तो किसी कांग्रेस शासित राज्य ने क्या एक नए पैसे की मदद की है क्या? किसी कांग्रेस शासित राज्य ने, या हमारे वैशाली जी बैठे हैं इनके दिल्ली राज्य ने, क्या उत्तराखंड की एक नए पैसे की मदद करी है क्या? नहीं की है। लेकिन बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, काम में कमियां निकलवा लो। आप ये बताओ, आपने प्रदेश का मजाक बना रखा और जनता नहीं, ये जो बयान है बुटोला जी, ये जो बयान है ये वाजिब बयान है। और ये सवाल जो है वो मेरा भी है आपसे कि कांग्रेस शासित राज्यों ने, अभी लखीमपुर में मामला हुआ था, आपके लोगों ने जाकर के वहां पर 50-50 लाख रुपए दे दिए पीड़ितों को। अच्छी बात है, देने चाहिए। इस सूबे को क्यों नहीं, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं? जी पूजा जी, मैं आपसे एक बात सुन लीजिए पूजा जी। बिल्कुल। पहली बात ये, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, राज्य सरकार राज्यों के प्रति जवाब दे, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जवाब दे। और राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, पहली बात। दूसरी बात, जिस पार्टी से आपने पहला प्रश्न लिया था, आप ऐसे प्रश्न लेते हैं जैसे जैसे कि यहाँ पर एनसीपी की सरकार, यहाँ एनसीपी विपक्ष में हो, जैसे कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में, जिसका कुछ है ही नहीं ग्राउंड पे, उससे लंबे लंबे सवाल लिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो बात पूजा जी, जो बात कांग्रेस ने की है, कांग्रेस के आज तमाम लोग सारे हमने कार्यक्रम कैंसिल करके हम लगातार उन दुख दर्द के लोगों के बीच है, उन लोगों की पीड़ा में सहभागी बनने का काम कर, जो हमसे बन पड़ा, तन मन धन से हम लगे हुए। लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह है? सरकार से पूछना क्या राजनीति है? मैं गोयल साहब से पूछना चाह रहा हूँ, गोयल साहब आपने 1 रुपया क्यों नहीं दिया केंद्र सरकार ने? क्या जिम्मेदारी नहीं दिया? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी आए थे 2013 के आपदा में, 7,500 करोड़ रुपया दिया था उन्होंने। नवीन वैशाली जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बुटोला जी, आपके पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी ने परसों ही कर्णप्रयाग में रैली निकाली थी बड़ी। आपका जिला है ना, चमोली जिला आपका, उसका शहर है कर्णप्रयाग, वहां पर राजेंद्र भंडारी जी जो पूर्व मंत्री हैं आपके, उन्होंने रैली निकाली थी। आप कह रहे हम ग्राउंड पर हैं, आप तो रैली में व्यस्त हैं। आपके मंत्री बयानबाजी से मनोरंजन कर रहे हैं, आप रैली में व्यस्त हैं, कुछ नहीं कर रही सरकार। और विनय गोयल जी, आप बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली में 50,000 प्रति हेक्टेयर सरकार दे रही है किसानों को, आपने कितना दिया यहाँ पर? नहीं, नवीन जी आप मेरे ख्याल में सवाल नहीं समझ पाए विनय जी का। वो सवाल ये पूछ रहे थे कि आपदा में कितनी मदद करी है, ये सवाल था उनका। विनय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, मैंने ठीक है आपका पक्ष लिया, उनसे सवाल किया कि आपदा प्रबंधन को लेकर के जो काम बीजेपी ने अब किया है वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया। लेकिन सवाल मेरा यही आपसे रिपीट है कि अब क्यों, जब त्रिवेंद्र सिंह के टाइम से मांगी जा रही है शोध संस्थान, इतनी लेट क्यों होता है? देखिए पूजा जी, हमारा पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से पिछले 2 साल पूरे कोरोना ने जिस प्रकार से हमारी सारी व्यवस्थाओं को ठप किया है, सबके जो योजनाएं थी सब पे एक प्रकार से ग्रहण लगाने का काम किया है, और उससे हम कोरोना से उभर रहे हैं। अगर आज हमारे देश इस बात को गर्व के साथ पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी है, तो ये नहीं, वैक्सीन की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। वैक्सीन की बात यहाँ पर विनय जी हो ही नहीं रहे। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या तो फिर उस बात को आप घुमा रहे हैं।
मैं इतनी समझदार हूं, बात घुमाई जा रही है, ये समझ में आता है मुझे। एसके सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के तौर पर। एसके सिंह जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मांग करते रहे कि एक शोध संस्थान होना चाहिए। उसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी मांग करते रहे एक शोध संस्थान होना ही चाहिए उत्तराखंड के अंदर, जो राज्य को देखे, राष्ट्र को देखे। अगर वो समय से होता तो क्या हम इस आपदा को कुछ हद तक कम कर सकते थे क्या? पूजा जी, मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करता हूं जी। 1998 से 2017 20 साल का लगभग जो टेन्योर है, इसमें हिंदुस्तान ने 80 खरब डॉलर, 80 दावेदारी रकम बोल रहा हूं, ये यूएनओ की स्टडी है, 80 खरब डॉलर का प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा होती है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि भाई एक फोरकास्ट किया जा सके, लेकिन उसको न्यूनतम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। दो बातें। तीसरी बात, पूरे विश्व में हमारा चौथा नंबर है जो सबसे ज्यादा इस प्राकृतिक आपदा के आर्थिक प्रभाव से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। इन तीन पक्षों के उसमें अगर हम देखें तो दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, सरकार चाहे भाजपा की रही हो या हमारे कांग्रेस की रही हो, जितना फंड आपदा नियंत्रण के नाम का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसमें एक बात और भी है, आपदा नियंत्रण के नाम पर मुआवजा देना, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं कहता हूं व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुआवजा देने की स्थिति ही ना आए। ऑल वेदर रोड्स को भी जिम्मेदार मानते हैं क्या? क्योंकि मैंने जहां तक रिसर्च की हुई है वो ये बताती है कि ऑल वेदर रोड्स उन सेंसिटिव एरियाज में भी बिल्डअप की जा रही हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए। ये ऑल वेदर रोड्स की जो बात आपने उठाई, ये एक बड़ी विकास का एक अवैज्ञानिक पहलू भी कह सकते हैं आप इसे। मलबे, इसमें मुख्य बात क्या हुई है, सड़क उतना प्रॉब्लम नहीं हुई है, सड़क का जो मलबा था उस मलबे का अवैज्ञानिक निस्तारण, मैं कह रहा हूं अवैज्ञानिक निस्तारण के कारण नदियों का रुख बदला, जिसकी वजह से जो आप प्रेडिक्शंस कर सकते थे कि ये नुकसान हो सकता था वो सब बदला। प्लस सरकार ने पेड़ तो काट दिए, लेकिन उन पेड़ को काटने के बाद लगाना कहां है? बिल्कुल, ये अभी तक तय नहीं। कट आज गए हैं, उनको ग्रो होने में, मिट्टी को पकड़ने में टाइम लगेगा। तो आपदाओं के दो बड़े विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। पहला, आज आपदा आई, तुरंत ही आपके जो भी आपने विकास किया था वो सब समाप्त हो गया, और आने वाले समय के लिए हमारे ऊपर एक तलवार लटक गई। ठीक है, ठीक है। अब मेरा ये सवाल कॉमन तीनों ही प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं तीनों ही दलों से ये रहने वाला है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, विनय जी सीधा सवाल आपसे ही मेरा रहेगा। मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है उत्तराखंड को अभी तक, वो ये कहता है कि आज तक कभी भी एजेंडे में आपदा नहीं आई है, जबकि उत्तराखंड हमेशा से ही आपदा से जूझता रहा है, यहाँ की जिंदगियां उजड़ती रही हैं। तो क्या इस बार आपके एजेंडे में आपदा होने वाला है क्या? कि किस तरीके से इससे निजात हम पाएंगे, कैसे इसके असर को हम कम करेंगे? यही सवाल मेरा तीनों ही लोगों से है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपदा हमारे लिए चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार की यहाँ का मौसम रहता है, जिस तरह का वातावरण है, और जिस प्रकार की यहाँ की जलवायु है, उसके कारण से निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय हमेशा बना रहता है, और उसके लिए लगातार। विनय जी, एजेंडे में रहेगा क्या? एजेंडे में रहेगा क्या? नहीं, एजेंडे में होता है, हमेशा एजेंडे में होता है, ऐसा नहीं है कि एजेंडे में नहीं होता। चिंता हमेशा उसकी करी जाती है, इसलिए हमने मांग की थी लगातार, हम प्रयास कर रहे थे। डॉप्लर रडार इस क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, और एक और डॉप्लर रडार स्थापित किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। और मैं आपको पूजा जी एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जितना सटीक मौसम का पूर्वानुमान इस बार हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने दिया, और उसके कारण से जिस प्रकार से हमने, तो फिर इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि महकमा सो रहा था? नहीं, सुन लीजिए आप, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए कि जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी, और उसके कारण से जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने की, उससे जितना बड़ा नुकसान हो सकता था उसको टाला गया।
नुकसान, एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो बहुत कष्टकारी है, लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा वायुमंडल बना था और जितना बड़ा नुकसान होने की संभावना थी, उसको हमारे इस प्रोएक्टिवनेस के कारण से टालने में हमें सफलता मिली है। इसके लिए मैं मौसम वैज्ञानिकों को और केंद्र सरकार को और अपने ठीक है विनय जी, समय कम है, मैं नवीन जी और लखपत जी से भी इसका जवाब ले लेती हूँ। बहुत कम समय में जवाब दीजिएगा कि क्या इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपके एजेंडे में शामिल होगा क्या? नवीन जी आपसे भी सवाल है और लखपत जी आप जी। नवीन जी पहले आप जवाब दे दें। जी मैम, पूजा जी मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एस.के. सिंह साहब ने कहा कि डिजास्टर को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसको न्यूनतम किया जा सकता है, तो न्यूनतम करने के लिए जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो बेहतरीन प्रबंधन हो सकता है, वो हमारे एजेंडे में रहेगा। और उत्तराखंड प्राकृतिक तौर पर जो भौगोलिक तौर पर यहाँ पर अतिवृष्टि, अति हिमपात, अति ओलावृष्टि होती रहती है और भी आपदाएं आती हैं, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमारी सरकार, क्योंकि हमारा नजरिया हर चीज में। लखपत बुटोला जी भी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, क्या कांग्रेस के एजेंडे में रहेगा? हरीश रावत जी तो बहुत ही जो है प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो समझदार हैं, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगता है कि आपके एजेंडे में होना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूं कि आज तक कभी एजेंडे में आया नहीं। क्या इस बार होगा क्या एजेंडे में? पूजा जी, जब एजेंडे में रहा तभी हमने एसडीआरएफ का गठन किया। जब एजेंडे में 200 से ज्यादा गांवों को जो विस्थापन, क्योंकि सिंह साहब जानते हैं कि उत्तराखंड के 200 से ज्यादा गांव इस समय इस स्थिति में कि जिसको चिल्ड्रेंस फॉरेस्ट नहीं दे रहा है। हमने पिछली बार भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, इन गांवों को विस्थापित कर दीजिए, लेकिन ये नकारापन है डबल इंजन का। और ये जो बातें कह रहे हैं, ये मैं यही कह रहा हूँ कि देहरादून आते हैं, हवाई जहाज में घूमते, लोगों को डांट फटकार के चले जाते, पत्रकारों को एक ठेली नहीं देते। 2013 में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी 7,500 कांग्रेस और ज्यादा संवेदनशीलता की मांग करती है। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। आपने देखा, समझा और जाना। एक कोशिश थी कि इस चर्चा से कुछ अहम बिंदु निकल सकें और इस बार के जो चुनाव हों वो आपसे जुड़े हुए हों, क्योंकि आपदा आपके जीवन को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है इस बात का कि चुनावी एजेंडे में वो शामिल नहीं होता। जनता टीवी ये उम्मीद करता है कि इस बार राजनेताओं की नजर इस तरफ भी जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।